आज सेल साइकिल में हम लोग का कंटिन्यूटी है टॉपिक का, दैट इज साइक्लिन सिटी के इनहिबिटर्स। और इसमें हम लोग जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखें पढ़ेंगे, क्योंकि इनहिबिटर्स है ना, तो इनहिबिटर्स का काम होता है चीजों को रोकना। रोकना तब तक कि जब तक कि जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो फुलफिल ना हो जाए। तो हम लोग आज सीडी के इनहिबिटर्स का जो है जो टॉपिक आज सीखेंगे हम लोग, उसमें कल के कंटिन्यूटी में हम लोग सीखे थे V1 काइनेज को। मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने V1 काइनेज को देखा था। आज हम लोग देखेंगे CD के इनहिबिटर प्रोटीन्स को। CD के इनहिबिटर प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं CKIs। ठीक है, यहाँ पर जो C है वो यहां से लिया गया, के काइनेज से लिया गया, I यहां से लिया गया, तो CKI इन्हें कहा जाता है, CD के इनहिबिटर प्रोटीन्स, जो यही टॉपिक ही है। तो CD के इनहिबिटर प्रोटीन्स में कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने हैं। इसमें एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जिसे हम लोग कहते हैं P27। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका नाम हम लोग कैसे लिखता है, CKI P27। और जब विद्यार्थी पहले बार इतना बड़ा नाम देखता है वो घबरा जाता है कि पावर है, क्या है इसका नाम। लेकिन एक्चुअल नेम होता है P27। CKI इसके ग्रुप को बताता है, दैट इज CD के इनहिबिटर प्रोटीन्स P27। अब इसमें क्या होता है, इसमें है कि जैसे देखो डायग्राम बना रहे हैं, ये जो है वो CDK है और ये इसका साइक्लिन हो गया। अभी CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिव है, क्या कहने का मतलब है, एक्टिव है। बट सेल चाह रहा है कि नहीं, अभी CDK साइक्लिन एक्टिव जो है वो इनएक्टिव हो जाए। तो साइक्लिन एक्टिवेट कब होता है, जब CDK से बाइंड करता है, मतलब CDK इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सेल जो है वह एक इनहिबिटर को, लाइक मैं थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिक बनाऊं इसको, इट इज लाइक हुक, जैसे डबल पिन हुक की तरह है। ये हमारा है P27। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसका बाइंडिंग साइट होता है दोनों दोनों पर। और ये जो है P27 वह जाके इन दोनों से ऐसे बाइंड कर जाता है। इनके बाइंडिंग साइट्स होते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर अगर बाइंडिंग साइट है, दूसरे का यहाँ पर बाइंडिंग साइट, उन दोनों जगहों पर जाकर ये जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ गया वैसे ही साइक्लिन CDK का काम क्या होता है, इन्हें रुक जाता है। तो जिस फेज में भी ये काम करता है उस फेज में इसको रोकता है। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, अर्थात P27 जिसे हम लोग CKI P27 भी कहते हैं, अगर ये बाहर निकल जाएगा तो फिर से चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसका यूज कब होता है, यूज्ड टू ब्लॉक, इसको यूज करते हैं हम लोग ब्लॉक करने के लिए, लाइक G1 एंड S फेजेस। G1 एंड S फेजेस को अगर हमें ब्लॉक करना हो तो हम लोग P27 यूज करते हैं। यह एक आराम से समझने वाला टॉपिक है कि चूंकि हम प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल डिस्कस किए हुए हैं, आप जिन लोगों ने भी रिवीजन किया होगा वह पूरी तरीके से वाकिफ होंगे कि हर एक फेज में इंटर करने के लिए कुछ सवाल के जवाब देने होंगे। G1 से S में आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, G2 से M में जाने के लिए आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा।
M से G1 में जाने के लिए आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उन सभी सवालों का जो जवाब हम लोग देते हैं, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ब्लॉक करते हैं। उस प्रोसेस को जो हम ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करने के लिए हमें इनहिबिटर्स चाहिए, और वही इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, CD के इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देख रहे हैं। अब हमारे पास जो मुद्दा आता है वह है साइक्लिक प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस। अब इसका भी मीनिंग अगर होगा तो प्रोटियोलाइसिस मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, या अगर हम इन्हें थोड़ा सा और भी सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक वर्ड में बोले तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होना मतलब डाइजेशन होना, और साइक्लिक मतलब ये एक चक्रीय प्रक्रिया, बनना टूटना, बनना टूटना, ये एक रेगुलर बेसिस पर होता है। क्या कि मान लो कि हम S फेज से M फेज की ओर जा रहे हैं, बीच में हमको G2 ही मिला। जब इस फेज से जाते हैं तो यहाँ जो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है वह क्या है, तो यहाँ पर जो साइक्लिन है दैट इज A एंड CDK2। जब M फेज में इंटर करते हैं तो वहां साइक्लिन B आता है और CDK1। तो रिजल्ट क्या होता है कि ये जो S फेज वाला साइक्लिन है उसका वो क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अभी मैंने दिया था कि अगर इतने सारे ये साइक्लिन से A और 2 का कॉम्बिनेशन है, जब ये आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये घटता चला जाएगा। आगे जाने पर क्या होगा, ये एकदम घट ही जाएगा। तो ये घटता कैसे है, तो हम लोग कहते हैं कि जो इसमें साइक्लिन CDK है उसका हम लोग साइक्लिक प्रोटियोलाइसिस करते हैं, मतलब उसको हम स्टेप वाइज तोड़ना शुरू करते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि द प्रोटीन्स जैसे कि साइक्लिन्स एंड CDKs which are not required more in the cell, जो सेल में अब ज्यादा नहीं चाहिए, undergo the cyclic proteolysis, वो सभी साइक्लिक प्रोटियोलाइसिस के क्रम में वो इंटर कर जाते हैं। और साइक्लिक प्रोटियोलाइसिस में कैसे होता है, सवाल आता है। तो ये जो साइक्लिक प्रोटियोलाइसिस है, ये कैसे होता है, अकर्स थ्रू, आपको पहले भी इसकी चर्चा की होंगे हमने, यूबिक्विटिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म। ये होगा यूबिक्विटिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक है, यूबिक्विटिन के बारे में आपको बता चुके हैं कि यूबिक्विटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो दूसरे प्रोटीन्स को डिग्रेड करने में मदद करता है। अब ये यूबिक्विटिन क्योंकि खुद प्रोटीन है तो कैसे ये इस काम को करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसको जानने के लिए हमें ध्यान से इस पूरे क्रम को हमें देखना पड़ता है। अगर हम इसको थोड़ा सा बारीकी नजर से देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कैसे काम।
यूबिक्विटिन is a protein family which binds to the target protein. ठीक है ना, ये टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, हाँ, and the reaction is catalyzed by किसके द्वारा ये कैटलाइज किया जाता है? यूबिक्विटिन लाइगेजेस। ये एंजाइम है, लाइगेज का मतलब ही क्या होता है? बाइंड करना, है ना। तो यूबिक्विटिन लाइगेजेस जो है, ये इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। लाइगेज इसको जोड़ता है, और जैसे ही लाइगेज के कारण यूबिक्विटिन प्रोटीन से जुड़ता है, उस प्रोटीन का साइक्लिक डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। सपोज करो कि प्रोटीन है, इस प्रोटीन का काम खत्म, अब ये प्रोटीन इल हो चुका है। इस तरह से यूबिक्विटिन का डायग्राम मैंने पहले भी लेक्चर्स में बनाया है, और आप सब इसे देखते होंगे। अगर दो प्रकार का है तो दो प्रकार का दिखा देंगे। और ये जो यूबिक्विटिन है, इसको इससे जोड़ा जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूबिक्विटिन लाइगेज। यूबिक्विटिन लाइगेज आए और इन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? इस प्रोटीन से। वो प्रोटीन जिसका उम्र अब खत्म होने वाला है, जो अब काम तमाम होने वाला है, और इस तरीके से ये यूबिक्विटिन इस पर जुड़ गया। यूबिक्विटिन जुड़ने का मतलब हो गया कि अब ये प्रोटीन इज हो चुका है, प्रोटीन इज रेडी टू बी डिग्रेडेड, इज रेडी टू बी डिग्रेडेड। अब ये प्रोटीन एकदम रेडी है, ठीक है। अब यहां पर एक आता है टर्म प्रोटियाजोम। प्रोटियाजोम यहां जुड़ेगा और डाइजेशन कंप्लीटेड। ये प्रोटियाजोम जो है वो क्या है, ये अभी तुरंत हम नहीं बताएंगे। हम लोग सेल साइकिल के लास्ट टॉपिक में, हमारा लास्ट टॉपिक जो सेल साइकिल का होता है वो होता है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में हम लोग काफी डिटेल्ड पढ़ेंगे, बट आप समझ जाए कि प्रोटियाजोम जैसे आटा चक्की मशीन होता है ना, उसी तरह का एक मशीन है जिसमें गेहूं डाला जाता है। गेहूं मतलब प्रोटीन डाला जाता है और वो पिस जाता है, मतलब आटे जैसे क्या होता है, उसके टुकड़े टुकड़े उसमें हो जाते हैं। प्रोटियाजोम इज लाइक अ मशीन। तो अभी बस इतना आप समझें, बाकी इसका डिस्कशन हम लोग पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। अब एक इसका एग्जाम्पल आप देखिए, SCF एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एक उदाहरण है जो यूबिक्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन को कंडक्ट करता है। यहाँ S का मतलब होता है, ये जो एंजाइम जिन जिन यूनिट से बना हुआ ना, उन सब यूनिट का नाम दिया गया। S का मतलब होता है SKP1, C का मतलब होता है कुलिन प्रोटीन, F का मतलब होता है F बॉक्स प्रोटीन्स, ठीक है। इन्हीं को मिलाकर लोग कहते हैं SCF। अब ये जो होता है वो CDC ग्रुप से बिलोंग करता है, CDC4। एक टर्म आप देखेंगे, मेरे साथ पढ़ते रहेंगे अभी, तो CDC एक टर्म आता है, ठीक है ना। तो CDC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल डिवीजन साइकिल। यह नाम दे दिया गया जीन का नाम, इसका नाम CDC4 होता है। इसको याद रखना कोई बहुत जरूरी नहीं है कि SCF का फुल फॉर्म क्या है, यह सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। अब अगर इस प्रोटीन को हम देखें, तो ये प्रोटीन का टारगेट जो होता है, वो टारगेट होता है G1S साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स।
बड़ा एकदम स्ट्रेट लाइन है। G1S कब चाहिए, कब ये एक्टिव होता है, तो हम लोग कहते हैं एक्टिव ड्यूरिंग G1 फेज। और कब इसको इनएक्टिव कर देना है, व्हेन सेल इन S फेज। तो कहने का मतलब साफ है कि जब सेल G1 से S फेज में जाएगा, G1 से S फेज में जाएगा, तो धीरे धीरे ये जो चीजें हैं उसमें G1S साइक्लिन सीट के कॉम्प्लेक्स जो है यह घटना शुरू हो, और इसको धीरे धीरे क्या करेगा, डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब आप देखें कि कैसे ये काम होता है, कैसे इस पूरे काम को किया जाता है। तो अब आप देखें, मान लो सोचो कि हमारा ये जो है वो है G1SCD के, G1SCD के। अब सेल जो है वह S फेज में इंटर कर चुका है। अब इससे जो है बाइंड करना है किसको, तो इससे बाइंड करना, इसको पहले तो ये पता होना चाहिए सेल को कि इसका काम तमाम हो चुका है ना। हम लोग कोई पत्ता अगर खत्म होने वाला होता है तो पत्ता कलर कैसा होता है बताइए तो? येलो। येलो होता है। तो हम समझ जाते हैं का जो उम्र है वो खत्म होने वाला है और ये पत्ता अब धीरे धीरे डाली से टूटकर नीचे गिर जाएगा। अब ये जो है इससे हम लोग बोलते हैं SCF। अब ये एक्टिव है तो उसको कहते हैं एक्टिव SCF, और ये इससे बाइंड करता है। देखें, और इस प्रोसेस में ATP भी भाग लेता है। ATP में 3 फॉस्फेट होता है, वह 1 फॉस्फेट इस प्रोसेस में दे देता है, और दो जो है वो ADP के फॉर्म में रहता है। अब आप देखें कि ये हो गया ऐसे। ठीक है, डायग्राम इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू नो दिस प्रोसेस ओनली। और ये देखिए ऐसे, यहाँ जो है जगह, इस जगह पर फॉस्फेट आ गया। ठीक है, और ये बाकी जगह जो है एकदम एग्जैक्टली इसमें फिट कर बैठा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव हो गया, मतलब ये सिग्नल दे रहा है, किस चीज का सिग्नल दे रहा है, तो ये गिविंग सिग्नल टू यूबिक्विटिन बाइंडिंग प्रोसेस। मतलब ये अब सिग्नल दे रहा है कि यूबिक्विटिन आए और मुझसे जल्दी से जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा काम अब क्या हो गया है, तमाम होने जा रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, इसमें दोनों एंजाइम काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटिन लाइगेजेस। इसके 2 टाइप होते हैं, एंजाइम E1 एंड एंजाइम E2, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें बहुत सारा यूबिक्विटिन्स जो है वो रेडी है जुड़ने की। मैं एक का डायग्राम बना के ब्रैकेट में से N कर देता हूं, मतलब ये बहुत सारा है। अब रिजल्ट क्या हुआ, अब रिजल्ट ये हो गया कि नाउ प्रोटीन इज रेडी टू बी डिग्रेडेड। मतलब उसके लिए है कि हम प्रोटीन में अब यूबिक्विटिन जोड़ने जा रहे हैं। अब देखिए आपकी ये तैयार हो गया, और इस प्रकार से ये हम इतना तो डायग्राम पहले बना चुके हैं, ये फॉस्फेट। और अब जो है यूबिक्विटिन किसी भी जगह से, जो कि मान लो कि इसका लोकेशन है, ये लोकेशन है, तो इस लोकेशन से यूबिक्विटिन जुड़ना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारा यूबिक्विटिन होता है, बहुत सारा यूबिक्विटिन जो है वो ऑर्डर वे में जुड़ना शुरू हो गया। इस तरह से अब क्या हो गया, अब इसमें यूबिक्विटिन बाइंड कर गया, यूबिक्विटिन्स बाइंड, यूबिक्विटिन इसमें जुड़ गया। और जैसे यूबिक्विटिन जुड़ा, प्रोटियाजोम का एक्टिविटी शुरू हो जाता है, प्रोटियाजोम एक्टिवेटेड। और प्रोटियाजोम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन मतलब G1SCD के इज डाइजेस्टेड। ये जो है एक स्टेप बता रहा है आपको, सबसे पहले जिस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है उसके साथ एक एक्टिव SCF जुड़ता है, फॉस्फेट खर्चा होता है, और ये सिग्नल देना शुरू करता है यूबिक्विटिन को कि आओ और हमारे साथ बाइंड कर जाओ। अब बहुत सारा यूबिक्विटिन लाइगेज के मदद से इस प्रोटीन आता है,
और उसके बाद प्रोटियाजोम का काम शुरू होता है और प्रोटियाजोम इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो कहने की बात है एकदम क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से ये पूरा काम होता है, एकदम प्लान्ड वे में। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यूबिक्विटिन लाइगेज के काम करने के तरीके पर। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें एक अलग एग्जाम्पल एचसीएफ के बाद, और वो जो एग्जाम्पल है उसका नाम है एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, हम सब जानते हैं कि एनाफेज जो है, जो सेल डिवीजन का जो एम फेज है, एम फेज के अंदर में 2 फेज होता है। उसमें से एक फेज होता है कैरियोकाइनेसिस, सब लोग जानते हैं। इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और कैरियोकाइनेसिस जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। फिर मेटाफेज आता है, जस्ट आपके रिवीजन के लिए। फिर एनाफेज आता है। हम एनाफेज पर ही रुक रहे हैं क्योंकि हमको यहीं से काम है, इसके आगे भी फेजेस होते हैं। एनाफेज में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, टुवर्ड्स अपोजिट पोल, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स की ओर इसका सेपरेशन होना। इस प्रोसेस को अगर थोड़ा सा हम और गहराई के साथ समझने की कोशिश करें तो डुप्लीकेट क्रोमोसोम कहने का मतलब है, स्पष्ट है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक ही क्रोमोसोम का 2 डॉटर फॉर्म में वो कन्वर्जन होता है। दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे क्या होते हैं, दोनों डीएनए एक दूसरे क्या होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखिए, ये मैंने बनाया 2 डीएनए। अभी हम यहाँ पर क्रोमोसोम बोल रहे हैं तो ठीक है, क्रोमोसोम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, ठीक है। मैं तो एकदम एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं बना पाया हूं, लेकिन आप इसको समझेंगे कि ये डुप्लीकेट है। ओके, चलो। तो ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम है या डीएनए है या क्रोमोसोम है, कहने का एकदम क्लियर कट मतलब। ये कब बना? फॉर्म्ड इन एस फेज। एस फेज में एक डीएनए से 2 डीएनए बना था, उसमें ये बना। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक अधेसिव गम लग जाता है, मतलब ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, है ना। ये दोनों आपस में क्या कर गए? चिपके हुए हैं, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम हो गए और दोनों आपस में चिपके हुए, ठीक है। और चिपके हुए इस प्रकार से कि ये दोनों इंटैक्ट हैं और दोनों अलग नहीं होंगे। ये तब तक अलग नहीं होंगे जब तक इनको एकदम समुचित तरीके से अलग नहीं किया जाए। ये बिल्कुल इसी प्रकार से आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन इसको चिपकाता है उसे हम लोग कहते हैं कोहेसिन प्रोटीन, ठीक है। और ये हो गया क्रोमोसोम। एनाफेज में क्या होता है? इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ रहता है, अपोजिट पोल है ये, ओके। देखिए, ओके। और जब स्पिंडल फाइबर छोटा होना शुरू होता है तो धीरे धीरे ये क्रोमोसोम जो है वह अपोजिट साइड में जाता है। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? सारा कोहेसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है। क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अब अलग होना शुरू होता है। देखिए, जो घटना है वो मैं बताता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर।
अब देखो ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, और क्रोमोसोम्स के क्या स्टेटस है? आप देखिए क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। साइंस है ना, जितना हम समझेंगे उतना हमें मजा आता है, उतना हमें लगता है कि ओहो ये तो बड़ा आसान सा रिएक्शन है, हमें बेवजह इसमें उलझे हुए थे। देखिए क्या हो गया, ये दोनों क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये दोनों क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव करना शुरू करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये एनाफेज प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, और यहां पर चेक पॉइंट भी होता है। अब क्या है कि अभी ये जो काम हो रहा है वह एम फेज में हो रहा है, ये सारा माइटोसिस के फेज में। क्रोमोसोम का सेपरेट होना शुरू होने मतलब है कि सेल साइकिल का एम फेज का जो महत्वपूर्ण इवेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम का सेपरेशन, वो खत्म हो रहा है। अब यहां पर एमसीडीके है, ये पूरा एमसीडीके इस काम को क्या कर रहा है, यही इंजन है, यही इंजन है जो इस काम को कर रहा है। तो एमसीडीके का काम लगभग अब समाप्त होने जा रहा है, तो हमें एमसीडीके काम को रोकना चाहिए। अब धीरे धीरे अब इस एमसीडीके क्या है, बहुत सारा है, बहुत सारा एमसीडीके। अब उतना सारा एमसीडीके की जरूरत हमें नहीं है, अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो दो चार ठो में काम में हो जाएगा, मतलब इतना ही एमसीडीके रहेगा तो काम हो जाएगा। तो बाकी को क्या करना पड़ेगा, तो रेस्ट ऑफ द एमसीडीके has to be degraded, to be degraded। अब बाकी को क्या करना है, हमको डिग्रेड करना है, कि अब तो उतने की जरूरत नहीं है हमें। इस प्रोसेस में कैसे होता है कि देखो, ये है एमसीडीके, पॉपुलर एग्जांपल, ये एमसीडीके हो गया, ये CDK1 हो गया, CDK और ये हो गया साइक्लिन बी। ये सब जगह तो अभ्यास रखिएगा। अभी यहाँ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो खूब एक्टिव है और काम हो रहा है, ठीक है। जैसे ही एनाफेज हो गया, एनाफेज हो गया पूरा, जैसे ये पूरा एनाफेज हुआ, अब हमको इसको इनएक्टिवेट करना है। तो इनएक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, बजाते एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं अब हमें एपीसी को एक्टिव करना होगा, क्योंकि अगर एपीसी एक्टिव हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। अब देखिए ये है इनएक्टिव एपीसी, दिस इज इनएक्टिव एपीसी, इनएक्टिव एपीसी है एनाफेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ जुड़ता है एक दूसरा प्रोटीन जिसका नाम होता है CDC20। ये सब चीज दिमाग में धीरे धीरे याद रखना होगा। CDC20 जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, फटाक से एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा, वी ऑल नो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा APC CDC20 कॉम्प्लेक्स। देखो ऐसे ही जुड़ गया, जैसे ही ये जुड़ा वैसे ही एक्टिव एपीसी हो गया। एपीसी क्या हो गया, एक्टिव हो गया। जैसे ही एक्टिव हुआ, इट इंड्यूसेस यूबिक्विटिन। ये यूबिक्विटिन को क्या किया, इंड्यूस किया। किस चीज के लिए इंड्यूस किया, जाओ और जाकर इस से जुड़ जाओ। तो रिजल्ट क्या हो गया, अब देखिए यूबिक्विटिन, यहां पर मैं आगे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं यही डायग्राम बना दे रहा हूं। तो यहाँ यूबिक्विटिन क्या हो गया, जुड़ना शुरू हो गया। जैसे ही यहाँ यूबिक्विटिन जुड़ना शुरू हुआ, ये क्या हो गया, जो एमसीडीके था वो इनएक्टिव हो गया। एमसीडीके बिकम्स इनएक्टिव, और इनएक्टिव होते ही ये फिर प्रोटियाजोम की ओर इंटर किया, प्रोटियाजोम की ओर। और इस प्रकार से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एमसीडीके को डाइजेस्ट करता है।